कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आधुनिक विज्ञान की क्लास चल रही है। ब्लैक बोर्ड पर क्वांटम फिजिक्स या थर्मोडायनामिक्स के काफ़ी जटिल फॉर्मूले लिखे हैं। बच्चे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं और तभी उन आधुनिक कॉन्सेप्ट्स को सुलझाने के लिए टीचर अचानक हजारों साल पुराने उपनिषदों का या फिर प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का जिक्र करने लगते हैं। ये सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे समय की दो अलग अलग धाराएं एक ही कमरे में आकर मिल गई हों। लेकिन असल में हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ठीक कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी स्रोत सामग्री का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक बहुत ही गहन ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है जिस पर हम बात करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी जिसे हम IKS कहते हैं, उसे मुख्य धारा की कक्षाओं में वापस लाने का असल मतलब क्या है। और सबसे जरूरी बात, क्या हमारे शिक्षक इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। और ये विषय केवल उनके लिए नहीं है जो शिक्षा के क्षेत्र में है या नीतियां बनाते हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि भविष्य की शिक्षा कैसी दिखने वाली है। सही बात है। आने वाली पीढ़ियों के सोचने का तरीका कैसे बदलने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्रोत सामग्री से शुरू करते हैं। इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शिक्षा के केवल क्या वाले हिस्से पर बात नहीं करती। अक्सर जब भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात होती है तो पूरा फोकस इस बात पे चला जाता है कि सिलेबस क्या होगा। हाँ, कौन सी नई किताबें छापी जाएंगी या परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, बस यही सब। एग्जैक्टली। लेकिन ये अध्ययन उस दायरे से बाहर निकलकर कैसे और क्यों पर केंद्रित है। मतलब नीतियां कागज पर तो बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। अरे कागज पर तो सब परफेक्ट लगता है। हाँ, लेकिन कोई भी नई शैक्षिक नीति, विशेषकर NEP 2020 जैसी इतनी महत्वाकांक्षी नीति जमीन पर तब तक नहीं उतर सकती जब तक कि क्लास में खड़ा टीचर उस बदलाव के पीछे के मैकेनिज्म को न समझे। तो ये ऑडियो बुक बेसिकली इसी बात का विश्लेषण करती है कि क्या टीचर केवल ये जानते हैं कि उन्हें कुछ नया पढ़ाना है या उनके पास वास्तव में उस नए तरीके से पढ़ाने की मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक क्षमता है। एकदम सही। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत सामग्री की शुरुआत हमें सीधे इतिहास में ले जाती है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही जरूरी कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। ये याद दिलाता है कि भारत की शिक्षा परंपरा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। हम तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन प्राचीन विश्वविद्यालयों के काम करने का तरीका हमारी आज की आधुनिक रट्टामार व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। एक सेकंड, यहां मैं एक बात समझना चाहता हूं। जब हम इन प्राचीन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ उनकी भव्य इमारतों की बात कर रहे हैं या उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ ऐसा था जो आज के सिस्टम से मौलिक रूप से अलग था? उनके पढ़ाने का तरीका ही उनकी असली भव्यता थी। वहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं था। तो फिर क्या था? स्रोत में समग्र शिक्षा यानी होलिस्टिक एजुकेशन का जिक्र बार बार आया है। समग्र शिक्षा का मतलब है दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि वो उस जानकारी का असल जिंदगी में उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए नालंदा में एक छात्र का दिन केवल एक ही विषय को रटने में नहीं बीतता था। अच्छा। हाँ, वहाँ एक ही समय में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और गणित एक साथ पढ़ाए जाते थे। फिलॉसफी और मैथ्स, आधुनिक नजरिए से तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डिब्बे लगते हैं। यही तो बात है। जब आप दर्शन शास्त्र के लॉजिक को गणित के फॉर्मूलों के साथ मिलाकर सीखते हैं तो आपके समस्या सुलझाने के कौशल में जो बदलाव आता है वो अभूतपूर्व होता है। छात्र केवल फॉर्मूला याद नहीं कर रहे थे, वे ये सवाल पूछ रहे थे कि वो फॉर्मूला काम क्यों करता है, राइट? एग्जैक्टली। वहाँ चिकित्सा, खगोल शास्त्र, योग और आयुर्वेद सब आपस में जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि जब कोई छात्र वहां से निकलता था तो वो केवल एक क्लर्क नहीं होता था, वो एक ऐसा इंसान होता था जिसका व्यक्तित्व संतुलित हो और जिसके पास जीवन जीने का वास्तविक कौशल हो। बिल्कुल सही। अगर इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो ये ऐसा है जैसे हमारे पास एक बहुत ही एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के दिमाग, शरीर और नैतिकता तीनों को एक साथ अपग्रेड करता था। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, मतलब इसमें कोई अलग अलग फोल्डर नहीं थे कि ये साइंस है और ये आर्ट्स है। सब कुछ एक ही बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन फिर इतिहास करवट लेता है। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की एंट्री होती है। हाँ,
अंग्रेजों के आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने एक ऐसा नया अपडेट डाउनलोड कर लिया जिसने पुरानी और बेहद उपयोगी फाइलों को मेन स्ट्रीम से हटाकर कहीं बैकग्राउंड में डाल दिया। इसे इस तरह से देखिए, उस औपनिवेशिक अपडेट ने पुरानी फाइलों को पूरी तरह डिलीट नहीं किया, बल्कि उसने पूरे इंटरफेस को ही बदल दिया। इंटरफेस बदल दिया? मतलब ये कि अंग्रेजों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए थी जो उनके प्रशासन को चलाने के लिए क्लर्क पैदा कर सके। उन्हें दार्शनिकों या स्वतंत्र सोचने वालों की जरूरत नहीं थी। तो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया वो बहुत ही कमांड लाइन जैसा था, जो आदेश दिया जाए बस उसे फॉलो करो। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज प्रणाली थी, जो सदियों के प्रयोगों और प्रकृति के साथ तालमेल पर आधारित थी, वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम क्लासरूम से बाहर हो गई। वो बस परिवारों में या गुरु शिष्य परंपरा में कहीं कहीं बची रही, पर फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं रही। हाँ, और अब हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहां NEP 2020 उस पुराने एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सबसे बेहतरीन फीचर्स को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्रोत के अनुसार इसी रिस्टोर प्रक्रिया को भारतीय ज्ञान प्रणाली या IKS कहा गया है। एकदम सही पकड़े हैं आप। इसके तहत योग, ध्यान, आयुर्वेद, भारतीय गणित और पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जैसी चीजों को मेन स्ट्रीम सिलेबस में वापस लाया जा रहा है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि IKS को वापस लाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम आधुनिक विज्ञान को पीछे छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। हाँ, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि हमारा लक्ष्य एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो आधुनिक तकनीक जैसे AI या बायोटेक्नोलॉजी में भी पूरी तरह से एक्सपर्ट हो, लेकिन उसकी जड़ें अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत में गहराई से जमी हों। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि कई लोग यही सोच रहे होंगे। हाँ, पूछिए। जब हम प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब पुराने गुरुकुलों की ओर वापस लौटना है? मेरा मतलब है, क्या ये सब केवल पुरानी बातों को याद करके खुश होने का एक तरह का नॉस्टैल्जिया नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। और देखिए ना, आज के समय में जब टीचर्स के पास पहले से ही बोर्ड एग्जाम्स का इतना भयानक प्रेशर होता है, उन्हें महीनों का सिलेबस हफ्तों में पूरा करना होता है, तो वे ध्यान और आयुर्वेद को मॉडर्न फिजिक्स के साथ कैसे जोड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती लगती है। क्या हम टीचर्स पर एक अव्यावहारिक बोझ नहीं डाल रहे हैं? ये नॉस्टैल्जिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इसका ठोस उपयोग क्या है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और इस ऑडियो बुक का स्रोत ठीक इसी मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक फ्रिक्शंस को एड्रेस करता है। सबसे पहली बात, ये नॉस्टैल्जिया बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? IKS भविष्य की समस्याओं के लिए पहले से मौजूद एक टूल किट है। इसे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये पढ़ाने का एक नया नजरिया है, एक पेडागॉजिकल शिफ्ट है। एक टूल किट, इस थोड़ा और समझाइए। आज की ग्लोबल चुनौतियों को देखिए। पूरे दुनिया में मेंटल हेल्थ का क्राइसिस चल रहा है। क्लाइमेट चेंज एक विकराल रूप ले चुका है। क्या आधुनिक रट्टा मार शिक्षा के पास इन समस्याओं का कोई सीधा समाधान है? सच कहूं तो नहीं, हम बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब एक टीचर मैथ्स पढ़ाते समय पिंगला के बाइनरी सिस्टम का स्वाभाविक रूप से जिक्र करती है, या जब वो पर्यावरण विज्ञान पढ़ाते हुए प्रकृति को एक संसाधन मानने के बजाय एक जीवित इकाई मानने का भारतीय दर्शन समझाती है, तो वो छात्र को केवल फैक्ट्स नहीं दे रही होती। बिल्कुल, वो छात्र के सोचने का पूरा ढांचा बदल रही होती है। ये जड़ से जुड़कर भविष्य की समस्याओं को हल करने का तरीका है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री में 2 शब्दों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है, जागरूकता यानी अवेयरनेस और तैयारी यानी रेडीनेस। हाँ, ये इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने तो ये तय कर दिया कि ये टूलकिट कितनी जरूरी है, लेकिन क्लासरूम में उस टूलकिट को कौन खोलेगा? जाहिर है, शिक्षक ही खोलेंगे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको पता हो कि एक बहुत ही बेहतरीन डिश कैसे बनती है। हाँ, कुकिंग एनालॉजी। हाँ, आपने उसकी रेसिपी पढ़ी है, आपको पता है कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये हुई अवेयरनेस। टीचर को पता है कि NEP में IKS शामिल है। सही है। लेकिन क्या आप वास्तव में किचन में जाकर सारे मसाले सही मात्रा में डालकर उस डिश को बिना जलाए पका सकते हैं? क्या आपके पास वो स्किल है? और वो स्किल है रेडीनेस, यानी तैयारी। स्रोत सामग्री इस अंतर को बहुत ही सटीक तरीके से स्पष्ट करती है। तो एक अवेयर टीचर और एक रेडी टीचर में जमीन पर क्या फर्क दिखता है? देखिए, एक सिर्फ जागरूक टीचर वो है जिसने शायद एक सरकारी सर्कुलर पढ़ लिया है
कि उसे प्राचीन भारतीय विज्ञान के बारे में बात करनी है। अच्छा। तो अगर वो तैयार नहीं है तो वो क्या करेगा? वो शायद क्लास के अंत में बस 5 मिनट के लिए इतना कह देगा कि प्राचीन भारत में विज्ञान बहुत उन्नत था और फिर वापस अपनी किताब पर लौट आएगा। उससे तो बच्चों को कुछ भी नया नहीं मिलेगा, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी हो गई। बिल्कुल। इसके विपरीत एक तैयार टीचर वो है जो केमिस्ट्री पढ़ाते समय मेटलर्जी की मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए दिल्ली के लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर का उदाहरण देगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वो समझाएगा कि आखिर क्या कारण है कि उस स्तंभ में हजारों सालों से जंग नहीं लगा है, और फिर उस प्राचीन तकनीक को आज के केमिकल रिएक्शन से जोड़ेगा। एकदम सही। और उदाहरण पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये केवल ये बताने के बारे में नहीं है कि हम महान थे, बल्कि ये समझाने के बारे में है कि हम कैसे महान थे और वे चीजें कैसे काम करती थीं। एकदम सही। और पर्यावरण शिक्षा के मामले में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे? एक सामान्य क्लास में टीचर सिर्फ प्रदूषण के डेटा या कार्बन एमिशंस के चार्ट्स दिखा सकता है, लेकिन आईकेएस के लिए तैयार टीचर ये समझाएगा कि सदियों से भारतीय परंपरा में नदियों, पेड़ों और पहाड़ों को पूजने के पीछे का इकोलॉजिकल साइंस क्या था। वो इस विचार को स्थापित करेगा कि पर्यावरण की रक्षा करना कोई बाहरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का इंटीग्रेशन रातों रात नहीं होता। इसके लिए टीचर के पास वो स्किल होना चाहिए कि वो 2 अलग-अलग युगों के ज्ञान को एक ही धागे में पिरो सके। तो अगर हमारा रसोइया डिश नहीं बना पा रहा है, तो समस्या कहाँ है? क्या उसे रेसिपी नहीं समझ आ रही है या उसके पास बर्तन नहीं है? स्रोत सामग्री इस बात पर काफी गहराई से चर्चा करती है कि टीचर्स की इस तैयारी को कैसे मापा जाए और कैसे सुधारा जाए। अध्ययन का नजरिया यहाँ बहुत ही समाधान केंद्रित है। हाँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये अध्ययन सिर्फ टीचर्स की आलोचना नहीं करता, बल्कि उन बाधाओं की पहचान करता है जो उन्हें ये सब लागू करने से रोक रही हैं। बिल्कुल। ये टीचर्स पर दोष मढ़ने के बजाय ये खोजने की कोशिश करता है कि सिस्टम में कहाँ-कहाँ दरारें हैं। तो क्या निकल कर आया इस विश्लेषण से? जब टीचर्स की तैयारी का विश्लेषण किया गया तो ये बात सामने आई कि किसी भी टीचर को पूरी तरह से तैयार करने के लिए एक 3 डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता होती है। आप इन्हें तैयारी के 3 मुख्य स्तंभ मान सकते हैं। तो चलिए उस किचन वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक टीचर है जिसे पॉलिसी के बारे में पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दिल्ली के आयरन पिलर का उदाहरण केमिस्ट्री से कैसे जुड़ता है या पिंगला का बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर साइंस से कैसे जुड़ता है। तो क्या ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा नहीं है? यही सबसे पहली बाधा है, प्रामाणिक ज्ञान और निरंतर प्रशिक्षण की कमी। ये हमारा पहला स्तंभ है। क्योंकि कई बार टीचर्स को खुद आईकेएस के बारे में जो जानकारी होती है वो बहुत सतही होती है। हाँ, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे अप्रामाणिक स्रोतों से आई होती है। बिल्कुल। अगर टीचर को खुद ही विषय की गहरी और साइंटिफिक समझ नहीं होगी तो वो क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खड़ा होगा? और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो तुरंत काउंटर सवाल पूछेंगे। और अगर टीचर लॉजिकल तरीके से जवाब नहीं दे पाया तो पूरी अवधारणा का मजाक बन जाएगा। इसीलिए ये अध्ययन जोर देता है कि टीचर्स को केवल एक बार का सेमिनार नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए जहां वे खुद इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे के विज्ञान को गहराई से समझें। ये तो हुई रेसिपी और सामग्री की बात, लेकिन अब एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पहलू पर आते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक टीचर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई, उसे सब पता है, लेकिन वो अंदर से ये मानता है कि ये सब फालतू का काम है। अच्छा, उनका एटीट्यूड। हाँ, वो सोचता है भाई मेरा काम बच्चों को आईआईटी या मेडिकल का एग्जाम पास कराना है, ये सब पुरानी बातें पढ़ाने से क्या होगा? क्या स्रोत इस तरह के साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन की बात करता है? ये अध्ययन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि बिना मन के तो कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई भी ज्ञान तब तक प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक कि उसे देने वाले का एटीट्यूड पॉजिटिव न हो। कई आधुनिक ट्रेन टीचर्स के मन में ये बायस हो सकता है कि प्राचीन ज्ञान अवैज्ञानिक है या सिर्फ किताबी है। हाँ, एक तरह का पूर्वाग्रह। इस छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सच में उपयोगी है, तब तक वे इसे सिर्फ एक सरकारी बोझ मानेंगे। और अगर टीचर क्लास में बिना उत्साह के सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए इसे पढ़ाएगा तो वो नीरसता सीधे बच्चों तक पहुंचेगी। एग्जैक्टली। इसलिए एटीट्यूड में बदलाव लाना ट्रेनिंग देने से भी बड़ी चुनौती है। सही बात है। और अब तीसरे पहलू पर आते हैं। मान लीजिए नियत भी बहुत अच्छी है, टीचर बहुत उत्साहित है, उसे ज्ञान भी पूरा है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके पास ना तो कोई अच्छी रेफरेंस बुक है, ना ही क्लास में दिखाने के लिए कोई डिजिटल टूल या 3D मॉडल है।
तो क्या खाली हाथ कोई टीचर ये लड़ाई लड़ सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो बिना हथियारों के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और यही हमारा तीसरा स्तंभ है, एजुकेशनल रिसोर्सेज की उपलब्धता। क्योंकि आज के समय में सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। एक टीचर कितनी भी मेहनत करना चाहे, अगर उसके पास ऐसी किताबें, वीडियोस या डिजिटल कंटेंट नहीं है जो IQS को आधुनिक तरीके से समझा सकें, तो उसका काम लगभग असंभव हो जाएगा। क्योंकि आज की पीढ़ी को विजुअल और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने की आदत है। हाँ, अगर आप उन्हें केवल बोलकर आयुर्वेद के सिद्धांत समझाएंगे तो वो शायद ध्यान ही ना दें। लेकिन अगर आप उन्हें एक बढ़िया एनिमेशन के जरिए दिखाएं कि कैसे शरीर के भीतर अलग-अलग तत्व काम करते हैं, तो वे तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। एकदम सही। तो यहाँ आकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। हाँ, पॉलिसी मेकर्स ने एक बहुत ही शानदार विजन तैयार किया है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली के उस पुराने और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस लाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी जमीन पर तभी सफल होगी जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी। यानी टीचर के पास प्रामाणिक ज्ञान हो, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो और उसके हाथों में सही संसाधन हो। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो IKS केवल सरकारी फाइलों और बड़े-बड़े सेमिनारों तक ही सीमित रह जाएगा, हमारी कक्षाओं तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। बिल्कुल। इस अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष ही यही है कि हमें अपने टीचर्स को केवल निर्देश नहीं देने हैं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में IKS को केवल एक एक्स्ट्रा चैप्टर की तरह नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, इसे पढ़ाने के एक नए दर्शन, एक नई फिलॉसफी के रूप में स्थापित करना होगा। यूनिवर्सिटीज, पॉलिसी मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को एक साथ आना होगा, ताकि टीचर्स के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहां उन्हें हर कदम पर सपोर्ट मिले। अंततः यही वो प्रयास है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही मायने में होलिस्टिक, संतुलित और मूल्य आधारित बना सकता है। आज के पूरी चर्चा शिक्षा को देखने के हमारे नजरिए को बहुत गहराई से चुनौती देती है। बिल्कुल। हमने देखा कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल जानकारी इकट्ठा करने या बस एग्जाम पास करने के बारे में नहीं थी। ये जीवन कौशल और व्यक्तित्व निर्माण पर फोकस करती थी, जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, और अगर हम आज की दुनिया के ट्रेंड्स को ध्यान से देखें तो बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां और कॉर्पोरेट जगत भी अब केवल डिग्रियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। सही कहा। वे क्रिटिकल थिंकिंग, एडेप्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी स्किल्स की मांग कर रहे हैं। ठीक वही चीजें जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय सदियों पहले कर रहे थे। एक तरह से आधुनिक दुनिया घूम फिरकर उसी पॉइंट पर वापस आ रही है। इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है, लेकिन हर बार एक नए और उन्नत रूप में। जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं तो इसका मतलब पीछे जाना नहीं होता, बल्कि आगे की एक बड़ी छलांग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना होता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? आज हमने अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जिसे हम नई नीतियों के जरिए वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ये संभव है कि भविष्य के जो सबसे आधुनिक क्लासरूम्स होंगे, जहां हर डेस्क पर AI टूल्स होंगे, वर्चुअल रियलिटी के जरिए बच्चे ब्रह्मांड की सैर कर रहे होंगे और जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर होगी? क्या उन हाईटेक क्लासरूम्स की असली आत्मा? हाँ, क्या उनके सोचने का तरीका और उनके पढ़ाने का दर्शन बिल्कुल हमारे उन्हीं प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसा हो जिन्हें हम इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छोड़ आए थे? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य की शिक्षा का सबसे एडवांस्ड रूप हमारे अतीत का ही एक नया और रिफाइंड वर्जन होने वाला है? ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षा के पूरे अर्थ को एक